हेलो एवरीवन। आज डेट है 14 दिसंबर 2020 और हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो है फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के। देखो, ये जो फार्मर प्रोटेस्ट दिल्ली में काफ़ी दिनों से चल रहा था वो धीरे धीरे वायलेंट होता जा रहा है और उन्होंने दिल्ली और जयपुर जो एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, उसको ब्लॉक कर दिया है। इसमें बहुत सारे एक्टिविस्ट जैसे मेधा पाटकर और इसके अलावा योगेंद्र यादव, ये सब इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो आर्टिकल है वो है तहव्वुर राणा से। देखो, ये जो तहव्वुर राणा है वो 26/11 मुंबई में जो हमले हुए थे उनका अक्यूज्ड है और इसको यूएस जो कोर्ट है उसने इसकी बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है फर्स्ट पेज के ऊपर ही वो काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है और वहां पे वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए वो फेमस है। वहां पर ये अब नई सुविधा टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए किया गया है कि काजीरंगा को अब आप बोट्स के थ्रू और बाइसिकल्स पर जाकर भी एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन जो इसका इंटरनल एरिया है, जो टाइगर रिजर्व है, वहां पर अलाउ नहीं किया गया है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके आसपास वाले एरिया में लोग डॉल्फिन्स को देखने के लिए बोट्स पर जाना पसंद करते हैं। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ये नया काम स्टार्ट किया गया है। इससे क्या होगा, देखो, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी प्रोटेक्शन रहेगा, आप हेल्थ भी प्रमोट रहेगा और जो हमारे वहाँ पर एनिमल्स रहते हैं उनको भी इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो इंटरनल एरिया है टाइगर रिजर्व का, जो सेंटर प्रिजर्व जो एरिया है, उसमें जाने की अनुमति नहीं दी गई है। जो द हिंदू का फोर्थ पेज है उस पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने कुछ अपने डाटा पब्लिश किए हैं। तो सबसे पहले जो डाटा पब्लिश किया है वो है बिहार से रिलेटेड। देखो, 2016 में बिहार जो स्टेट है उसको ड्राई स्टेट घोषित कर दिया था, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने कुछ डाटा दिए हैं, उसमें ये बोला है कि अभी भी बिहार में 15.5% लोग क्या करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो ये जो डाटा दिया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने, ये गवर्नमेंट जो स्कीम बनाती है और उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया है, क्योंकि रूल बनाने से कुछ नहीं होता, अगर आप उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो वो कोई भी काम की चीज नहीं है। दूसरे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा जो डाटा दिए गए हैं वो असम स्टेट से रिलेटेड है और असम में एक पॉजिटिव बात हुई है कि 1000 मेल्स के ऊपर जो फीमेल्स की पॉपुलेशन है वो ज्यादा पाई गई है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो एडिटोरियल पेज से है और देखो, एडिटोरियल पेज पे जो न्यूज है वो फेसबुक को लेकर के है एक एडिटोरियल। इसमें ये बोला गया है कि जो फेसबुक है उसने कभी भी अपने कंपटीटर को पैदा होने ही नहीं दिया। मतलब राइवल अगर मार्केट में आपका नहीं है तो आप एक हेल्दी बिजनेस कैसे कर सकते हो। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जैसे जैसे उसको अपने कंपटीटर लगते जा रहे थे फेसबुक को, जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तो उसको उन्होंने अधिग्रहण कर लिया। तो इस आर्टिकल में लास्ट में जो कंपैरिजन किया गया है वो हमारे इंडिया की इंटरनेट कंपनी जियो से किया गया है कि जियो ने भी तो इसी तरीके से किया था कि फ्री में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, फ्री में इंटरनेट दिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और जो कंपटीशन था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। ये इस आर्टिकल में बोला गया है। तो लास्ट में बोला जाता है कि अगर कंपटीशन अलाउ नहीं है तो हेल्दी बिजनेस हो ही नहीं सकता है। इधर जो ये आर्टिकल दे रखा है वो इंडिया चाइना के बीच में जो डिस्टरबेंस चल रहे हैं उसको लेकर के है। सबसे पहले इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो समर जो लास्ट गई है मई के समय में, जो गलवान घाटी में जो क्लैश हुआ था इंडिया और चाइना की सेना के बीच में, वो बहुत ही ज्यादा मतलब टेंशन क्रिएट करने वाला था, लेकिन धीरे धीरे इसमें जो नेगोशिएशंस हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बोला है कि इससे पहले भी 1986 में सुमोदोरोंग चू क्राइसिस हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, और ये सुमोदोरोंग चू कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में एक वैली है, वहां पर लेकर इंडिया और चाइना में बॉर्डर को लेकर क्राइसिस हुआ था। और उसमें हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बोला था कि 9 ईयर्स लग गए थे इसको रिजोल्व करने में। तो धीरे धीरे जो बात हो रही है उससे जो गालवान घाटी में जो संघर्ष क्रिएट हुआ है उससे भी धीरे धीरे निपटा जा सकेगा।
एक जो आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पे वो एग्रीकल्चर को रिलेटेड है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो वर्तमान में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको रिप्रेजेंट किया गया है इस आर्टिकल में। देखो इस आर्टिकल में ये बोला गया है, सबसे पहले इस प्रोटेस्ट के बारे में बात किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 लॉ बनाए, वो जो लॉ है उनका प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप इन लॉ को बिल्कुल वापस लो। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि इनमें कुछ चेंजेस कर सकते। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ये तो इंप्लीमेंट होंगे, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि इसमें कुछ चेंजेस करेंगे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की आपको हम गारंटी देंगे, लेकिन ये लॉ हम लागू कर सकते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने फार्मर्स ने ये बात बोली है कि हमें तो बिल्कुल रिपील करवाना है, बिल्कुल खत्म करवाना है इन लॉ को। आगे इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो ऐसा नहीं है कि ये पहला कोई प्रोटेस्ट है, इससे पहले भी 4-5 सालों में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो चुके हैं। पिछले अगर 4 सालों की बात करें तो सबसे पहले तमिलनाडु के किसान आए थे, 100 दिन तक दिल्ली में रहकर उन्होंने धरना दिया, हालांकि उन पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद में महाराष्ट्र में किसान लॉन्ग मार्च के बारे में सबको पता है। उसके बाद में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गुजरात, यहाँ सब जगह किसानों ने रेगुलर प्रदर्शन किया है। और मध्य प्रदेश के मंदसौर में तो किसानों जब प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस की गोलियों से उनकी डेथ तक हो गई थी। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि बार बार किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस परेशानी पे हमको जाना चाहिए कि वो परेशानी क्या है। तो इस आर्टिकल में वो परेशानी भी बताई गई है कि रेगुलर जो किसान है, ये सारे जो प्रोटेस्ट हैं उनका एक ही बेसिस है कि जो किसान हैं उनकी एग्रीकल्चर इनकम कम होती जा रही है और उनके जो वेजेस हैं और जो वेजेस मतलब उनके जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और गवर्नमेंट जो सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर को उससे अपने हाथ पीछे खींचती जा रही है। ये इस आर्टिकल में बोला गया है कि सारे प्रोटेस्ट का सेम कारण यही है। आगे इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो एग्रीकल्चर है उसका फेस बदलता जा रहा है। फेस कैसे बदलता जा रहा है कि देखो 2011 में जो फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर सब्सिडी थी उसके कारण से फर्टिलाइजर्स की जो प्राइस है वो इंक्रीज होती गई। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी किसानों के बढ़ते जा रहे हैं। डीजल के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा उसको खींच लिया गया, जिससे किसानों का जो इनपुट है खेती में वो तो इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन जो आउटपुट है वो कम होता जा रहा है। लास्ट में इस आर्टिकल में बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है कि 2022 तक हम किसानों की जो आय है वो दुगनी कर देंगे। लेकिन अगर इसी तरीके से प्रोटेस्ट होते रहे और जो बेसिक प्रॉब्लम है अगर उस पर फोकस नहीं किया गया तो हम जो प्रॉब्लम है उसको कभी भी शॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे और जो हमारा टारगेट है कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर दें वो हम कभी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो नर्सेज से रिलेटेड है। देखो जो हमारा वर्तमान में जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है उसमें जो हमारी नर्सेज हैं, जो हमारा मेडिकल लाइन है उसने काफ़ी हेल्प की है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस पेंडेमिक में। इसीलिए 2020 के साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया गया है। आगे इस आर्टिकल में कुछ डाटा दिए गए हैं जो हमारे प्रीलिम्स के मेंस के एग्जाम जब हम रिटर्न करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में बोला गया है कि इंडिया में जो नर्सिंग वर्क फोर्स है वो 2/3 है। 2/3 मतलब जो हमारा टोटल हेल्थ केयर वर्क फोर्स है उसका 2/3 नर्सिंग वर्क फोर्स है और 1000 जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर 1.7 नर्सेज हैं। लेकिन ये डाटा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है कि 1000 लोगों के ऊपर कितनी नर्स होनी चाहिए उससे 43% तक कम है। मतलब हमारे इंडिया में 2.4 मिलियन नर्स की जरूरत है, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। आगे इस आर्टिकल में जो नर्स की जो उनकी ट्रेनिंग, उनके सैलरीज इनसे लेकर के कुछ डिस्कस किया गया है कि कैसे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, कैसे आप अपनी जो वेल क्वालिफाइड नर्स हैं उनको आप विदेश में जाने से रोक सकते हो। सबसे बड़ी परेशानी जो है कि इंडिया में जो स्ट्रक्चर है मतलब नर्स जो
हॉस्पिटल्स हैं जिनमें ट्रेनिंग करवाई जाती है, ट्रेनिंग सेंटर है, वो ज़्यादातर कहाँ है, साउथ में है, पूरे ऑल इंडिया में फैले नहीं है। और 91% जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो प्राइवेट हैं। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि प्राइवेट हो या पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, लेकिन उनका गाइडलाइंस होनी चाहिए, उनको स्टूडेंट्स को कैसे ट्रेनिंग करना है ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। दूसरा इसमें बोला गया है कि नर्सिंग स्टाफ में क्या होता है कि डिप्लोमा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, उनके सैलरीज में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तीनों के लिए कुछ अलग से कोई एग्जाम, सिंपल कोई वन एग्जाम नहीं है पूरे इंडिया में क्वालिफाइड करने के लिए, अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्जाम होते हैं। दूसरा ये बोला गया है कि सैलरी में अंतर ना होने के कारण जो पोस्ट ग्रेजुएट, जो वेल क्वालिफाइड जो नर्सेज होते हैं वो विदेश में चले जाते हैं अच्छी सैलरीज के लिए। तो उनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए कि इनकी पे स्केल को अच्छे से डिफाइन करना चाहिए, उनको अच्छे से उनके जो ग्रेजुएशन है, जो उनकी एजुकेशन है, उनके अकॉर्डिंग उनको जॉब मिलनी चाहिए। आगे इस आर्टिकल में बोला गया है कि 1947 का जो 1947 का जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट है उसमें सबसे पहले हमें चेंज करने की जरूरत है। चेंज करने की जरूरत कैसे है कि जो हमारे सेंटर हैं उनमें कैसे ट्रेनिंग हो, वो सब हमें चेंज करने होंगे। दूसरा इसमें बोला गया है कि सैलरीज को चेंज करना होगा हमें, इन नर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए, ताकि उनका जो कैरियर है वो ढंग से निर्धारित हो सके। तीसरा इस आर्टिकल में देखो, नीति आयोग ने एक अभी थोड़े दिन पहले एक सलाह दी थी कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं मेडिकल हेल्थ केयर में। पब्लिक और प्राइवेट के जो प्रैक्टिशनर हैं वो एक दूसरी जगह पर जाकर काम करें। ऐसा ही हम कहाँ कर सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ में भी सेम हम काम कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं हम हमारे जो हेल्थ क्षेत्र है उसको इम्प्रूव करने के लिए। आगे इस आर्टिकल में एक बिल के बारे में बात की गई है कि कोविड-19 में जो हमारा हेल्प किया है नर्सिंग स्टाफ ने, उसके लिए एक बिल है 2019, उसके ऊपर अगर ढंग से काम हो तो ये उनकी जो परेशानियां हैं वो कम हो सकती है। 7th पेज पे जो एडिटोरियल आया है उसमें 2-3 प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया है। देखो, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के 2 अभी डिसीजन आए, उनको लेकर के डिस्कस किया गया है कि कैसे दोनों में अलग अलग है। एक तो आया किसके लेकर के, हमारी जो सेंट्रल संसद भवन बन रहा है उसको लेकर के आया कि भूमि पूजन का दे दिया, लेकिन कंसर्न क्या रखा कि पेड़ों को काटा जा रहा है। एनवायरमेंट लोगों ने जो PIL फाइल की है उसके अकॉर्डिंग आपको हम अभी भी पुराने कंस्ट्रक्शन को तोड़ने की और नए कंस्ट्रक्शन बनाने की अनुमति नहीं दे सकते, आप भूमि पूजन कर सकते हो। दूसरा इसमें क्या बोला है, दूसरा जो कंपैरिजन किया गया है वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो डिसीजन दिया था वो चेन्नई सालेम एक्सप्रेसवे को लेकर के दिया था। मद्रास हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको रूल आउट किया था, उसको खत्म किया था और अपना डिसीजन दिया था कि आप पहले जमीन अक्वायर करो, उस पर फिर हम डिसीजन लेंगे कि वो एनवायरनमेंट के खिलाफ है या नहीं है, और फिर उस पर सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो ये जो मिस कर रही हैं, मतलब दोनों चीजों में विरोधाभास है, इस हेडलाइंस के बारे में बताया गया है इस आर्टिकल में। ये जो आर्टिकल है वो हिमालय से रिलेटेड है। देखो, अभी चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एस्टेब्लिश किया है, और उस आर्टिकल में क्या बोला है कि हम किसको, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए, देखो कार्बन एमिशन के लिए रेगुलर काम हो रहा है एनवायरनमेंट में, तो चाइना ने बोला है कि 2060 तक हम कार्बन न्यूट्रलिटी को गेन कर लेंगे अगर हम ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पर काम करते रहे तो। देखो, इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि हो सकता है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया और चाइना वाला जो बॉर्डर एरिया है, मतलब हिमालय वाला एरिया, उसमें बहुत ज़्यादा क्या बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नई नई जो सड़कें हैं जो ऑल वेदर में खुली रह सके ऐसी सड़कों का निर्माण हो रहा है, पुलों का निर्माण हो रहा है। तो हो सकता है कि इस टेंशन को लेकर के ज़्यादा किया जा रहा हो कि अगर कोई वॉर होती है तो हम इजीली वहाँ पर रीच कर सकें। ये मेन कारण हो सकता है, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। लेकिन इस आर्टिकल में आगे ये बोला गया है कि आप अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने
मतलब अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुंचा रहे हो ना, उसका नतीजा किसको मिल रहा है? वहां के जो पॉपुलेशन है उसको वहां का नतीजा मिल रहा है। नेक्स्ट इस आर्टिकल में बोला गया है कि ऐसा नहीं कि चाइना ने ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वहां पर एस्टेब्लिश किए हैं। इंडिया जो है, इंडिया ने भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है कामेंग रिवर और सुबनसिरी, इसके ऊपर 2000 मेगावाट का और 600 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट क्या कर रखा है? एस्टेब्लिश कर रखा है। जो चाइना ने तो इस एरिया में 55 प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करने का टारगेट लिया है, जिसमें से 11 को तो वो कंप्लीट भी कर चुका है। नेक्स्ट इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो ये जो एरिया है ना, वो किसके लिए? अर्थक्वेक के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। 2015 में जो नेपाल में जो अर्थक्वेक आया, ये इस एरिया में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करने की वजह से ये जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं और उसका नतीजा भुगतना पड़ा किसको? नेपाल को। इस एरिया में पिछले 50 ईयर्स की अगर हम बात करें, लास्ट डेकेड की अगर हम बात करें 20वीं सेंचुरी में 15% जो बड़े अर्थक्वेक आए हैं वो ज्यादा कितने के हैं? 8 मैग्नीट्यूड के वो अर्थक्वेक थे और ज्यादातर इसी रीजन में आए हैं। पिछले 100 साल में 7 मैग्नीट्यूड की, मतलब जो उनकी तीव्रता थी वो 7 मैग्नीट्यूड थी। वो रिक्टर स्केल में जब आप अर्थक्वेक की जो पैमाना मेजरमेंट करते हैं उसमें 7 मैग्नीट्यूड था। तो ये जो अर्थक्वेक है उससे क्या होता जा रहा है कि जैसे ही अर्थक्वेक आते हैं आपने वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया है वो खत्म हो जाता है और इससे वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक देखो हिमालय इकोलॉजिस्ट हैं महाराजा के पंडित, उन्होंने ये यहाँ के डाटा के बारे में बताया है कि पिछले कुछ सालों में, लास्ट डिकेड में, जो डिफोरेस्टेशन की जो समस्या है उसकी हाईएस्ट रेट रही है। जो लैंड यूज है उसका काफी परिवर्तन हो गया है। ये सब चीजें इसने बताई हैं। नेक्स्ट इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो जो हिमालय है ना वो सिर्फ इंडिया का प्रोटेक्शन नहीं करता बल्कि एशिया का जो क्लाइमेट है, मतलब रेन और ये सब कुछ, ये जो क्लाइमेट है वो इससे इफेक्ट होता है। इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए आप अपने पर्सनल फायदे के लिए एनवायरनमेंट और कार्बन न्यूट्रलिटी का जो मतलब क्या दे रहे हो, एक उदाहरण देके आप इसको बर्बाद कर रहे हो और इसका जो खामियाजा है वो वहाँ की पॉपुलेशन को उठाना पड़ता है। इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि 1950 में एक अर्थक्वेक आया था मैकमोहन रेखा के पास में और 8.6 इसका मैग्नीट्यूड था। इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर जो आपने क्या बना रखे, डैम वैम बना रखे थे, वो सब खत्म हो गए और उसकी वजह से आसाम, तिब्बत और म्यांमार तक इसका नुकसान होना पड़ा। लैंडस्लाइड हो गया, जो लैंड लेवल चेंज है वो चेंज हो गए, सब कुछ फॉरेस्ट है वो सबमर्ज हो गए। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई थी अपर असम वैली में। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके से, तो देखो कल ही हमने डिस्कस किया था पेरिस एग्रीमेंट को, तो एक तरीके से तो आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सबमिट कर रहे हो और दूसरा आप अपने पर्सनल फायदे के लिए, बेनिफिट्स के लिए एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो। नेक्स्ट इस आर्टिकल एडिटोरियल पेज में है वो है हमारी एयर क्वालिटी के बारे में, जो अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है उसके बारे में। देखो इस आर्टिकल में बोला गया है कि पिछले डेकेड में एक बात तो बहुत अच्छी हुई है कि इंडिया ने जो क्लीन एयर के ऊपर काफी ध्यान देना शुरू कर दिया है, एयर क्वालिटी मॉनिटर पे काफी ध्यान दिया है और इसी का नतीजा है कि पूरे जो इंडिया है उसमें लगभग 800 सेंटर फैले हुए हैं जो एयर क्वालिटी मॉनिटर स्टेशन है और जो एयर क्वालिटी के बारे में जांच करते हैं। इस आर्टिकल में बोला गया है कि सिर्फ एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने से कुछ नहीं होगा, आपको काम भी करना पड़ेगा। जैसे लॉन्ग टर्म में कुछ काम बताए गए हैं, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी बनाई, उनका स्वागत है और बहुत अच्छे काम किए। एक तो उन्होंने क्या किया कि एयर पोल्यूशन जो बजट है उसको 2018-19 की तुलना में 20-21 का जो बजट है उसको बढ़ा दिया। जो हमारे व्हीकल हैं वो BS4 से BS6 में डायरेक्ट आए हैं। BS5 को स्टैंडर्ड है इंजन का, उसको स्किप किया, किसके लिए? पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ई मोबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है और PM ने जो रूरल एरियाज में लकड़ी का यूज करके जो पोल्यूशन होता था उसको रिप्लेस करके जो PM उज्ज्वला योजना, ताकि लोगों को LPG गैस मिल सके और
पोल्यूशन कम हो। ये तो हमारी लॉन्ग टर्म, इस आर्टिकल में बोला गया है कि ये तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा पहुंचाएगी, लेकिन आपको इमीडिएट कुछ काम करना होगा जिससे क्या हो सके कि इमीडिएट जो क्लीन एयर का आप काम कर रहे हो उसमें काम कर सके। तो देखो दिल्ली में जो पोल्यूशन होता था उसका मेन कारण क्या था, पराली था। तो जो हमारी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है पूसा, उसने बायोडिकम्पोजर बनाया जिससे आप जो क्रॉप रेसिड्यू है उसमें उसको यूज करो और 15-20 दिन में वो आपके खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा इसमें बोला गया है कि जो हमारा गंगा का जो मैदान है उसमें ब्रिक्स का काफी काम होता है। तो यूएनडीपी ने इस आर्टिकल में बोला है कि जो ब्रिक्स का जो आप बनाते हो उस ब्रिक्स को आप कैसे एक एयर पोल्यूशन ना हो और जो ब्रिक्स बने वो अच्छी भी बने, इसके लिए भी काम किया जा सकता है। आगे इस आर्टिकल में बोला गया है कि हमें जो पॉलिसीज हैं उनको स्ट्रिक्ट बनाना होगा, जो भी फंडिंग का काम है उसको ढंग से करना होगा, तभी हम इस पोल्यूशन वाले चीज से क्या हो सकते हैं, निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट इस आर्टिकल में 9th नंबर पर जो न्यूज है वो हमारी कुछ नेशनल न्यूज आई हैं, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। देखो सबसे पहले तो जम्मू और कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में है कि डेमोक्रेसी को फायदा मिल रहा है, डेमोक्रेसी में लोगों का फेथ इंक्रीज हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में लोग भाग करके क्या कर रहे हैं, वोटर्स अपने वोट देने का कोशिश कर रहे हैं। और इसी का नतीजा रहा है कि वहां पर जम्मू में आक्रमण हुआ है पाकिस्तान के द्वारा। तो हमारे जो कोप्स हैं, जो हमारे सिपाही हैं, जो हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वहां का, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान को जो डेमोक्रेसी में जम्मू एंड कश्मीर का जो फेथ इंक्रीज हो रहा है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है और उसी का नतीजा है कि ये क्या किया जा रहा है, हमारे ऊपर आक्रमण किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके बीच में वर्चुअल मीटिंग हुई है। अब ये जो वर्चुअल मीटिंग हुई है वो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिनके ऊपर पहले काम किया जा चुका है उनके लिए वर्चुअल मीटिंग की गई है। सबसे पहले इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो जो बांग्लादेश के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला है कि हम इंडिया और जो बांग्लादेश है उनके बीच में काफी प्रोजेक्ट हैं, उनके ऊपर जो काम है वो ढंग से होना चाहिए। एक तो तीस्ता वाटर शेयरिंग प्रोजेक्ट के बारे में बोला गया है कि जो तीस्ता जो रिवर है उसमें मतलब 2011 से इसके इंडिया और उसके बीच में, बांग्लादेश के बीच में इसमें काम हुआ था, लेकिन बाद में वेस्ट बंगाल ने इसके ऊपर क्या किया, वेस्ट बंगाल जो इंडिया का जो राज्य है उसने विरोध किया कि ये सही नहीं है, ये इंडिया के खिलाफ है, वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं उनके खिलाफ है, तो इसके लिए काम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इस आर्टिकल में जो बोला गया है कि हमारे बीच में एक रेल लिंक डेवलप हो रहा है, चिलाहाती हल्दीबारी रेल लिंक, चिलाहाती हल्दीबारी रेल लिंक। ये ब्रिटिश एरे की रेल लाइन है और इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर हो रहा था 1965 में, उस समय जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था। देखो 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में इंडिया ने काफी हेल्प की थी और उसका जो मतलब 16 दिसंबर को एक काम हुआ था और पाकिस्तान एक नया पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र के रूप में एस्टेब्लिश हुआ था और इंडिया ने काफी हेल्प की थी। उस समय हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने काफी हेल्प की थी। तो 16 दिसंबर को बांग्लादेश और इंडिया दोनों ही विजय दिवस और विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो देखो ये 5th रेल लिंक है इंडिया के बीच में, चिलाहाती हल्दीबारी रेल लिंक है, ब्रिटिश एरा का लाइन है ये, लेकिन 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ था ना, उस समय इसको बंद कर दिया गया था। जो 6 नंबर का जो रेल लिंक है वो ढाका टू सिलीगुड़ी होगा। वो 15th जब एनिवर्सरी मना रही होती, जब 26 मार्च को बांग्लादेश का क्या है स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से जब लॉकडाउन लग गया तो हमारे मोदी जी नहीं जा पाए, नहीं तो उस समय इसका क्या होता, ओपनिंग होती। इसके अलावा
जो इस वर्चुअल मीटिंग में जो हमारी एक पेट्रोलियम प्रोजेक्ट भी है, फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट बोलते हैं, सिलीगुड़ी टू बांग्लादेश, बांग्लादेश का जो दिंजापुर है वो एस्टेब्लिश किया गया था 2018 में, उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है कि वो उसके ऊपर काम पिछले सप्ताह से ही शुरुआत हो चुका है। दूसरा जो वाटर शेयरिंग प्रोजेक्ट तीस्ता का हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2011 से ही काम चल रहा था, बिल्कुल काम हो चुका है, लेकिन जो फाइनल जो एग्रीमेंट है, जो साइन है, वो होना बाकी है। तो बांग्लादेश के ऑफिशियल्स ने बोला है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर साइन हो। इसके अलावा बहुत सारी जो पेनिनसुलर रिवर है जैसे मोनू, मोहिरी, कोवाई, गोमती, धारला और दूध कुमार, ये जो नदियां हैं इनके ऊपर भी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट के ऊपर काम चल रहा है। तो ये वर्चुअल मीटिंग थी, ये इसके प्रोजेक्ट थे, उनके ऊपर बात की गई कि किस तरीके से उन पर काम चल रहा है। दूसरा, इसमें जो बांग्लादेश के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक बात उठाई है कि बॉर्डर जो लाइन है इंडिया और पाकिस्तान की, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उसके ऊपर बहुत सारे जो उनके लोकल लोग हैं उनकी मौत हो रही है, तो उस बात को भी इसमें उठाया गया है। देखो, ये जो आर्टिकल है वो है हमारा आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस, मतलब कोविड-19 के दौरान एमएसएमई को उठाने के लिए, स्मॉल बिजनेस को उठाने के लिए गवर्नमेंट ने जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम दी थी उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है कि समय समय पर गवर्नमेंट ने हेल्प की और उससे क्या क्या परिवर्तन हुआ, ये सब इसमें डिस्कस किया गया है। देखो, इसमें जो है वो एक केवी कामत कमेटी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किया गया है। ये केवी कामत कमेटी क्या है? जब लॉकडाउन लगा और आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की कि जो लोग हैं जिन्होंने लोन ले रखा है वो जरूरी नहीं है कि लोन जमा करवाएं, लेकिन 5 महीने बाद में आरबीआई ने बोला कि जो बैंक हैं उनको बैंकों को लोन जमा करवाना पड़ेगा लोगों के द्वारा। तो उस लोन को रीस्ट्रक्चर करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, केवी कामत कमेटी। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और आगे इस केवी कामत कमेटी का ही उदाहरण देके बताया गया है कि केवी कामत कमेटी ने जो डिस्ट्रेस्ड, मतलब कौन कौन से एरिया जहां पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इस लॉकडाउन का, कोविड जो 19 पैंडेमिक का, तो उसके बारे में भी केवी कामत कमेटी ने बताया है। एक जो जो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो 10th पेज से है। द हिंदू का जो 10th पेज है उस पर एक तो देखो, मध्य प्रदेश में इस पैंडेमिक की वजह से जो चाइल्ड मैरिज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। देखो, कोविड-19 आया, पैंडेमिक हुआ, लॉकडाउन लगा, लोगों की जॉब गई, तो लोगों को अपने बच्चों का, जो लड़कियां हैं उनको लगा कि वो हमारे ऊपर एक बर्डन क्रिएट कर रही हैं। इस कारण से वहां पर चाइल्ड मैरिज मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। एक एनजीओ है चाइल्ड लाइन इंडिया, उसने कुछ डाटा दिए हैं। उन्होंने बोला है कि नवंबर 2019 से 2020 तक सिर्फ 46 चाइल्ड मैरिज के हमें रिकॉर्ड मिले थे, लेकिन अगले 3 महीनों में अप्रैल टू जून 2020 में 117 चाइल्ड मैरिज के क्या मिले हैं, रिकॉर्ड मिले हैं। ये चाइल्ड लाइन इंडिया एक एनजीओ है, उसने ये डाटा दिए हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि लोगों ने क्या क्या कारण बताए हैं अपनी लड़कियों की जल्दी शादी करने के। लेकिन देखो, 1-2 दिन पहले एडिटोरियल में हमने डिस्कशन किया था कि लड़कियों की जल्दी शादी होगी तो लड़कियां किससे दूर हो जाएंगी, एजुकेशन से दूर हो जाएंगी। जल्दी शादी होने से लड़कियां अर्ली प्रेग्नेंट होने से न्यूट्रिशन की बॉडी में कमी होगी, तो ना केवल जो लड़की गर्ल चाइल्ड है वो अफेक्ट होगी, बल्कि जो बच्चा होगा वो भी अफेक्ट होगा। अब बच्चा अगर माल न्यूट्रिशन का शिकार है तो ये समाज की दौड़ है, उसमें वो कहीं एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, वो पूरी जिंदगी एक परेशान और बीमार डिजीज से घिरा हुआ रहेगा। इसकी वजह से जब बीमार इंसान रहता है तो उसका जो कमाया हुआ पैसा वो उसकी हेल्थ में लगेगा, इस कारण वो भी गरीब रहेगा। फिर उसके जो बच्चे होंगे वो भी माल न्यूट्रिशन के शिकार, क्योंकि गरीब होएगा तो न्यूट्रिशन उनको भी नहीं मिल पाएगा। तो इस आर्टिकल में इसके थ्रू हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि एक चीज जब कुछ गलत होती है तो वो ही चीज गलत नहीं होती है, एक साइकिल बन जाता है फिर चीजें गलत होने का। ये इस आर्टिकल में हम समझ सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यूपी का जो इलाहाबाद कोर्ट है उसने यूपी गवर्नमेंट को बोला है कि देखो, जब ये पेंडेमिक हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो यूपी गवर्नमेंट ने एक बात